नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज क्या परमाणु तबाही की शुरुआत हो गई है। पुतिन का भाप बम कितना खतरनाक है। सऊदी अरब का अमेरिकी कवच ईरान कैसे तोड़ेगा और ताइवान की जंग में चीन ने कितने जनरल उतारे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट पर अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी जारी की गई है। यह चेतावनी संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जारी की है। उसके मुताबिक जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी भी वक्त हजारों लोगों की मौत की वजह बन सकता है, क्योंकि वहां मिसाइलें बरसाने का सिलसिला जारी है। एक रोज पहले ही परमाणु प्लांट के पास 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों से वार किया गया। चिंता जताई जा रही है कि मिसाइलों के ये हमले किसी भी समय रेडिएशन वाली तबाही ला सकते हैं। इन हमलों को आग से खेलने वाला बताया जा रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक बयान जारी किया कि अगर प्लांट के आसपास हमले नहीं रोके गए तो फिर यूक्रेन को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस बार वहां जो हमला किया गया वो अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। दावा किया गया कि पहली बार प्लांट की ही कई इमारतों पर मिसाइलें गिरी। यूक्रेन ने दावा किया कि मिसाइलें रूसी सेना ने दागी, जबकि रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन की सेना पर लगाया। पुतिन के खास चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने तो बाकायदा न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जो प्लांट के करीब ही एक इमारत में मौजूद किसी आदमी ने बनाया था। जैसे ही परमाणु पावर प्लांट के नजदीक मिसाइल गिरी, वहां तेज धमाका हुआ। इस धमाके के कुछ ही सेकंड बाद वहां एक और मिसाइल आकर गिरी। जैसे ही वो जमीन से टकराई, धमाके के साथ वहां आग की लपटें उठती दिखाई दी। वीडियो जारी करने के बाद कादिरोव ने दावा किया कि 2 दिनों में यूक्रेन ने कई बार प्लांट के आसपास बमबारी की। दावा तो यह भी किया गया कि एक मिसाइल तो प्लांट की छत पर भी गिरी। कादिरोव ने आरोप लगाया कि यूक्रेन परमाणु पावर प्लांट पर हमला करके हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश कर रहा है, ताकि इस बर्बादी का आरोप रूस पर मढ़ा जा सके और पूरी दुनिया में पुतिन को हजारों लोगों का कातिल साबित किया जा सके। कादिरोव की ही तरह रूस ने भी आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों को जंग में खींचने के लिए यूक्रेन परमाणु पावर प्लांट को जरिया बना रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट के धराशायी होते ही जो त्रासदी मचेगी, उससे अमेरिका समेत दूसरे कई देश रूस से सीधे जंग छेड़ देंगे, जिन्होंने 9 महीने से चल रही जंग में यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की सप्लाई में कोई कमी नहीं होने दी। वो रूस की तमाम धमकियों के बाद भी पूरी ताकत के साथ यूक्रेन के साथ खड़े रहे। हालांकि उनकी मदद के बाद भी जेलेंस्की की फौज रूसी सेना को यूक्रेन के बड़े इलाके से खदेड़ नहीं पाई है। दावा किया गया कि इसी वजह से यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका और यूरोप के देश सिर्फ हथियार ही न दें, बल्कि अपने सैनिकों को भी जंग में उतार दें, जिससे यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और फिर रूस का युद्ध में टिक पाना नामुमकिन होगा, जो कि मई से ही जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा करके बैठा है। यूक्रेन ने कई बार रूसी सेना को वहां से खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। और अब रूस दावा कर रहा है कि यूक्रेन प्लांट को ही तबाह कर देना चाहता है, जिसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की इमारत समेत आसपास की कई इमारतों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли. रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने वहां 12 मिसाइलें छोड़ी। इनमें 8 मिसाइलें प्लांट की अलग अलग बिल्डिंगों से टकराईं, जबकि 2 मिसाइलें उस पावर स्टेशन से टकराईं जहां से प्लांट को बिजली सप्लाई की जाती है। और इसी बात ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि 2 रोज पहले ही खबर आई थी कि परमाणु प्लांट के रिएक्टरों पर पिघलने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उन्हें ठंडा रखने के लिए पूरी बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही। ऐसे में अगर वो पावर स्टेशन भी ध्वस्त हो गया जहां से थोड़ी बहुत बिजली प्लांट तक जा रही है, तो तबाही तय हो जाएगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने अपनी मिसाइलों के एक बड़े जखीरे को बेलारूस से हटाकर किसी दूसरी जगह भेज दिया है। इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि पुतिन यूक्रेन पर फिर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, और यह हमला ठीक उसी तरह का होगा जैसा 15 नवंबर को उसने किया था। उस दिन रूस ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें बरसा दी थी। 15 नवंबर को रूस ने जैसा हमला किया, उसे जंग की शुरुआत से अब तक का सबसे घातक हमला बताया गया। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि रूस ने कुछ ही देर में यूक्रेन पर 111 मिसाइलें दागी थी, जबकि 26 आत्मघाती ड्रोन से भी यूक्रेन को निशाना बनाया गया था। रूस के उस हमले के बाद से ही यह आशंका जताई जाने लगी कि पुतिन अब जल्द ही जंग का खात्मा चाहते हैं, और इसी वजह से उनके हमले तेज होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वो मिसाइलों की मार से यूक्रेन की सेना को दहला देना चाहते हैं, और इसीलिए उनके आदेश पर रूसी सेना ने बेलारूस में रखी मिसाइलों को वहां से हटाकर कहीं और भेज दिया है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस बार पुतिन हमले के लिए बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जहां से पिछले कई दिनों से रूस लगातार हमले कर रहा है।
वो बेलारूस का इस्तेमाल करके आसानी से यूक्रेन के शहरों पर वार करता है, जब चाहे वो कीव समेत कई शहरों पर हमले बोल देता है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका समेत यूरोप के देशों को रूस से ज्यादा बेलारूस खटकने लगा है। खुद बेलारूस भी इस बात को समझ गया है कि वो पश्चिमी देशों का दुश्मन बनता जा रहा है। और इसी वजह से कुछ रोज पहले ही उसने इस बात की आशंका जताई थी कि अमेरिका वहां एक बड़ा अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, बेलारूस ने पोलैंड पर भी आरोप लगाया था कि वो हथियार जुटाकर उस पर कभी भी हमला बोल सकता है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से रूस ने इस बार हमले के लिए किसी और जगह को चुना है और बेलारूस में रखी अपनी S-300 और S-400 मिसाइलों की बड़ी खेप को वहां से हटा दिया है। हालांकि इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि रूस उन मिसाइलों की तैनाती किस जगह करने जा रहा है। लेकिन जिस तरह गुपचुप तरीके से उसने मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा है, उसने यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों के कान खड़े कर दिए हैं। इस बात की चिंता बढ़ गई कि रूस एक बार फिर यूक्रेन पर तबाही मचाने वाला हमला करने की तैयारी में है और इसके लिए वो लंबी दूरी तक मार करने वाली S-300 और S-400 मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। दावा किया गया कि उसने 100 से ज्यादा S-300 और S-400 मिसाइलें बेलारूस से हटाई हैं। रूस की ये दोनों ही मिसाइलें बेहद खतरनाक बताई जाती हैं और जल्द ही रूसी सेना इन मिसाइलों से एक बार फिर यूक्रेन के कई शहरों को एक साथ बर्बाद कर देगी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि आने वाले कुछ ही दिनों में यह हमला हो सकता है। इसी वजह से यूक्रेन को यह सलाह दी गई कि वो ऐसे किसी भी हमले से निपटने की तैयारी कर ले। उधर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ईरान से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया गया। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर हमले का खतरा फिलहाल टल गया है, जबकि पिछले करीब 2 हफ्तों से सऊदी अरब में ईरान से निपटने की तैयारी चल रही थी। लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी तैयारियों की वजह से फिलहाल खतरा टल गया है। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान को ईरान के हमले का अलर्ट भेजा था। उसके बाद से ही ईरान से निपटने की तैयारी चल रही थी। यहाँ तक कि अमेरिका की फौज के फाइटर जेट तो ईरान के बेहद करीब तक पहुंच गए थे। खबर तो ये भी है कि अमेरिकी फौज ने सऊदी अरब और इराक में जंग की पूरी तैयारी कर ली थी। सऊदी अरब के साथ इराक पर भी ईरान के हमले का खतरा था। इन दोनों ही देशों में अमेरिका की फौज के भी कई अड्डे मौजूद हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की फौज के ताकतवर फाइटर जेट और मिसाइलें तक मौजूद हैं। इसीलिए ईरान के हमले का अलर्ट मिलते ही अमेरिकी फौज भी एक्शन में आ गई थी। लेकिन अब अमेरिका का रक्षा मंत्रालय दावा कर रहा है कि वो ईरान के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। इसलिए वो एक खास तरह के डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है जो आने वाले कुछ सालों में तैयार कर लिया जाएगा। दावा है कि एक ऐसा डिफेंस सिस्टम होगा जो पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगियों का कवच बन जाएगा। सऊदी अरब और इराक पर ईरान के हवाई हमले कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोही भी इन्हें निशाना बनाते रहे हैं। यही वजह है कि एक मजबूत डिफेंस सिस्टम बनाने पर काम किया जा रहा है। दावा यह है कि अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर इस डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी इस डिफेंस सिस्टम पर केवल सोच विचार शुरू हुआ है। इसे बनने में अभी कुछ सालों का वक्त लग सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि यह डिफेंस सिस्टम खास तौर पर ईरान के खतरे को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इधर खबर है कि क्राइमिया की आजादी के यूक्रेन के प्लान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के होश उड़ा दिए। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने दावा कर दिया कि इस साल के आखिर तक उनकी सेना क्राइमिया पर कब्जा कर लेगी। और यह दावा ऐसे वक्त में किया गया जब कुछ दिन पहले ही क्राइमिया के जनकोई शहर में रूस का एक मिलिट्री बेस धमाकों की आवाज से दहल उठा था। हालांकि रूस की ओर से इन धमाकों की वजह नहीं बताई गई, लेकिन खबर है कि इन धमाकों के बाद उसने वहां तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया था, क्योंकि जनकोई शहर में रूस ने अपने हथियारों के कई डिपो बना रखे हैं। और पश्चिमी मीडिया दावा कर चुका है कि खैरसोन में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद यूक्रेन ने अमेरिका से मिले घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाइमार्स को उन इलाकों में तैनात कर दिया है जहां से क्राइमिया में रूस के मिलिट्री बेस उसकी जद में आ चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन की ओर से किए गए दावे के बाद ये माना जा रहा है कि क्राइमिया से रूसी सेना को खदेड़ने के लिए जल्द ही जेलेंस्की की फौज हाइमार्स की मदद से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देगी। क्राइमिया पर कब्जे के दावे के साथ ही यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने अगले साल वसंत ऋतु आने तक रूस के खिलाफ जंग खत्म होने की भी भविष्यवाणी कर दी, जिसके लिए उन्होंने जंग लंबी खिंचने को बड़ी वजह बताया और उम्मीद जताई कि इस वजह से रूस में पुतिन के खिलाफ तेज हो रहे विरोध का यूक्रेन की सेना को फायदा मिल सकता है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया भी दावा कर चुका है कि जंग में हुए नुकसान से पुतिन के कई करीबी नाराज हैं और खैरसोन में रूसी सेना के पीछे हटने के बाद तो उनको रास्ते से हटाने का भी प्लान बनाया जा चुका है। यही आशंका यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने भी जताई। Putin disappeared, for example, due to some reason, or physical or political. और माना जा रहा है कि रूसी सेना को भी इस बात का डर है कि यूक्रेन की सेना जल्द ही क्राइमिया तक पहुंच सकती है। दावा किया गया कि इसी वजह से रूस के सैनिकों ने खैरसोन से क्राइमिया को जोड़ने वाले रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए, जिनकी पिछले दिनों एक सैटेलाइट इमेज भी सामने आने का दावा किया गया था। हालांकि क्राइमिया को आजाद कराना यूक्रेन के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्राइमिया को बचाने की नौबत आई तो पुतिन अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, जिसका संकेत उन्होंने अक्टूबर की शुरुआत में उस वक्त दे दिया था जब क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हमला हुआ था।
इस हमले के बाद पुतिन के गुस्से की आग ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों को मिसाइलों की बारिश से झुलसा दिया था। और रक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि क्राइमिया को हाथ से निकलता देख पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकेंगे, क्योंकि 2014 से ही क्राइमिया पुतिन के पास है और वहीं से यूक्रेन में जंग लड़ रही उनकी सेना को हथियार और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर इतना अहम क्राइमिया ही उनके हाथ से फिसल जाएगा तो पुतिन भारी तबाही मचा देंगे। हालांकि यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री ने पुतिन की परमाणु हमले की धमकी को भी ड्रामा करार दिया और फिलहाल रूस से किसी भी तरह की बातचीत से भी साफ इनकार कर दिया। मतलब यह कि यूक्रेन ने क्राइमिया से रूसी फौज को खदेड़ने के लिए प्लान तैयार कर लिया है और जल्द ही उसकी सेना वहां हमला बोल सकती है। खबर है कि इसके लिए खैरसोन के दक्षिण में मौजूद किनबर्न प्रायद्वीप को लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो काला सागर में नीप्रो नदी के मुहाने के पास बसा है। और यहां तक पहुंचने के लिए यूक्रेन की सेना को निकोलेव से रूस की फौज को पीछे धकेलना होगा, जहां जंग के शुरुआती दिनों से रूस का कब्जा है। और खबर है कि खैरसोन के अहम इलाकों में जीत के बाद जेलेंस्की के सैनिक तेजी से इस इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है अगर एक बार उन्होंने इस इलाके पर कंट्रोल कर लिया तो पुतिन के लिए क्राइमिया को बचाना कठिन चुनौती हो जाएगा। इसीलिए रूसी सेना ने भी इस इलाके में अपनी मोर्चेबंदी को मजबूत करना शुरू कर दिया। उधर यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया डोनेस्क और लुहांस्क में यूक्रेन की सेना ने रूस के 6 ठिकानों पर जोरदार हमले किए, जिससे पुतिन की सेना में भगदड़ मच गई। खैरसोन से पुतिन की फौज को खदेड़ने के बाद जेलेंस्की की सेना ने इन दोनों इलाकों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जोरदार हमले कर रूसी सेना के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा कर रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक खैरसोन की तरह ही यूक्रेन के सैनिक डोनेस्क और लुहांस्क को भी पुतिन के चंगुल से छीनना चाहते हैं। ये दोनों वो इलाके हैं जिन्हें पुतिन ने जंग शुरू होने से पहले ही अलग देश की मान्यता दे दी थी। इसके बाद 30 सितंबर को पुतिन ने इन्हें जापोरिजिया और खैरसोन के साथ रूस में मिलाने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन की सेना ने हार नहीं मानी। नेटो देशों के ताकतवर हथियारों से यूक्रेन के सैनिकों ने दुगने जोश के साथ इन्हें रूस से छुड़ाने के लिए पलटवार शुरू किया। पहले खैरसोन पर जेलेंस्की की सेना ने कंट्रोल किया और अब डोनेस्क और लुहांस्क में भी रूसी सेना पर यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि दोनों प्रांतों में मौजूद रूस के 6 ठिकानों पर यूक्रेन की सेना ने हमला बोला, जिसमें पुतिन के कई सैनिक ढेर हो गए। इस बीच उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट के जवाब में अमेरिका ने भी कमर कस ली, जिसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी 2 खतरनाक सुपरसोनिक बॉम्बर उत्तर कोरिया की तरफ रवाना कर दिए, जिसकी वजह है 2 दिन पहले उत्तर कोरिया की तरफ से की गई एक मिसाइल की टेस्टिंग। दावा किया गया कि अगर किम जोंग उन चाहें तो वो इससे अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं। खबर है कि इसी के बाद अमेरिका ने अपने 2 B-1B बॉम्बर दक्षिण कोरिया में जारी ड्रिल के लिए रवाना कर दिए, जिन्हें उत्तर कोरिया की अमेरिका को धमकाने की कोशिश का जवाब माना जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले जापान के रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि उत्तर कोरिया ने जो नई मिसाइल बनाई है वो अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है। किम जोंग उन की अगुवाई में टेस्ट की गई हवासोंग 17 नाम की ये बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में 6100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई और 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जापान सागर में गिर गई। दावा है कि ये अपने साथ परमाणु हथियार लेकर उड़ने में भी सक्षम है। हालांकि जापान का मानना है कि उत्तर कोरिया ने अभी इस मिसाइल की आधी ताकत को ही आजमाया है, जबकि अगर ये पूरी ताकत से वार करे तो 15000 किलोमीटर की दूरी तक तबाही मचा सकती है। यानी अगर किम जोंग उन चाहें तो वो इस मिसाइल के जरिए अमेरिका का नक्शा बदल सकते हैं। यही वजह है कि इसे अमेरिका के लिए चेतावनी माना जा रहा था, जिसके जवाब में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने 2 खतरनाक बॉम्बर दक्षिण कोरिया की तरफ रवाना कर उत्तर कोरिया की धमकी को हवा में उड़ा दिया। ये बॉम्बर वहां दक्षिण कोरिया और जापान की सेना के साथ होने वाले संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेंगे। दावा है कि अमेरिका के इन्हीं युद्धाभ्यासों से बौखलाए किम जोंग उन ने पिछले कुछ महीनों में करीब 100 मिसाइलों की टेस्टिंग की है, जिनके जरिए वो अमेरिका को उनके मामलों से दूर रहने का संदेश देने की कोशिश में है। इधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान रूस के टैंकों पर कहर बरपाते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने खैरसोन में रूस के ठिकानों को अपना निशाना बनाया और उसके टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया। यूक्रेन के एक ही वार में जोरदार धमाके के साथ रूस के टैंक आग का गोला बन गए। दावा है कि रूस के सैनिक वहां मोर्चा संभाले बैठे थे, जिसकी जानकारी जेलेंस्की की फौज के हाथ लग गई। फिर क्या था, वो उनका नामो निशान मिटाने पहुंच गई। पहले तो उन्होंने घने पेड़ों की आड़ में अपने ट्रक को खड़ा किया, फिर रूस के टैंकों को एक एक कर उड़ाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के सैनिकों ने इतनी तेजी और सफाई से हमले को अंजाम दिया कि रूस के सैनिकों को पलटवार का मौका तक नहीं मिला। उनके टैंक एक ही झटके में कबाड़ बन गए। दावा है कि इस हमले में यूक्रेन ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। इस बीच खबर है कि ताइवान पर हमले के लिए चीन ने नया प्लान तैयार कर लिया है। मतलब ये कि ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने की कोशिश में जुटा चीन जल्द ही कुछ ऐसा कर सकता है जिसे दुनिया देखती रह जाएगी और ताइवान का अस्तित्व मिटते देर नहीं लगेगी। बताया जा रहा है कि चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी तेज कर दी है और इसके लिए शी जिनपिंग ने 2 नए आर्मी जनरल नियुक्त किए हैं। इन दोनों अफसरों की नियुक्ति को सीधे तौर पर इस तरह से देखा जा रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब चीन के ताइवान पर हमले की खबर दुनिया को थर्रा कर रख देगी,
क्योंकि कहा जा रहा है कि इन दोनों आर्मी जनरलों के पास युद्ध की प्लानिंग से जुड़ा काफी अच्छा अनुभव है। खबर है कि ये दोनों अफसर एक हफ्ते पहले अपना पद संभाल भी चुके हैं और वो बेहद जोर शोर से ताइवान पर कब्जे के प्लान को शी के साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं। इसके लिए शी जिनपिंग के साथ उन दोनों के लगातार बैठकें करने की भी खबरें हैं, जिनमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि चीन के लिए जंग छेड़ने का मतलब सिर्फ जीत ही होना चाहिए। यही वजह है कि चीन ने अपनी सेना में WL-3 ड्रोन को शामिल किया, जो 10,000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन पर मार कर सकता है और एक बार में 40 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। जिसके बाद से ही ये खबरें आने लगी कि चीन ने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक बार फिर जंग की तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि चीन की कोशिश है कि ताइवान उसके खतरनाक हथियारों के डर से पहले ही हार मान ले, जिससे वो बिना जंग लड़े ही उस पर कब्जा कर सके। लेकिन हर बार ताइवान ने चीन को करारा जवाब देने में देर नहीं की, क्योंकि चीन जैसे ताकतवर देश से भिड़ने में वो अकेला नहीं है, उसे अमेरिका का पूरा साथ मिल रहा है, जिसने कसम खाई है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। यानी चीन हमला तो ताइवान पर करेगा, लेकिन उसे जंग सीधा अमेरिका से लड़नी होगी। वो अमेरिका जो हथियारों और मिसाइलों के मामलों में चीन से कहीं आगे है। लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता दिख रहा। उसकी वजह से दोनों देशों के बीच मौजूद ताइवान स्ट्रेट में तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए इस महीने की शुरुआत में क्वाड में शामिल देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने समंदर में युद्ध का अभ्यास किया था। ईस्ट चाइना सी के पास जापान के योकोसुका में इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए क्वाड देशों ने चीन को चेतावनी दी और ये समझा दिया कि अगर उसने समंदर को अपनी जागीर समझने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। उधर खबर है कि यूक्रेन की सेना पर कहर बरपाने के लिए ईरान के शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन रूस में ही तैयार किए जाएंगे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ड्रोन को बनाने के लिए ईरान और रूस के बीच डील भी हो चुकी है। मतलब ये कि यूक्रेन के शहरों को खंडहर में तब्दील करने के लिए रूस बड़ी प्लानिंग कर रहा है। हालांकि इस घातक ड्रोन से पहले भी कई बार रूसी सेना यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा चुकी है। 10 अक्टूबर को शाहिद 136 ड्रोन से हमला कर रूस ने कीव समेत कई शहरों को दहला दिया था। ईरान के इस हथियार से पुतिन की सेना ने आसमान से इतनी मिसाइलें गिराई थी कि पूरा यूक्रेन कांप गया था। मिसाइलों की मार से बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई थी। शहर की सड़कों पर आग के गोले उठते दिखे थे। रूस का दावा है कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन के आगे पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम तक फेल हो गए थे, जिन्हें यूक्रेन ने कीव की सुरक्षा के लिए तैनात किया था। और अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि यूक्रेन की सेना को धूल में मिलाने के लिए रूस ईरान के इस घातक हथियार को अपने यहाँ बनाने की तैयारी कर चुका है। और अगर इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये ज़ेलेंस्की के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान के इस ड्रोन की ताकत के आगे पश्चिमी देशों से मिले बड़े से बड़े हथियार भी फेल हैं, जिसे रूस अब तक ईरान से मंगवा रहा था। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ईरान की मदद से शाहिद 136 ड्रोन रूस में ही तैयार किए जाएंगे, जो यूक्रेन के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि ये ताकतवर ड्रोन बम से लेकर मिसाइल तक दाग सकता है और तो और ये दुश्मन के ठिकानों पर खुद भी एक बम की तरह फटता है। इसकी इन्हीं खूबियों को देखकर रूस ने बड़ी संख्या में ईरान से इसे खरीदने की डील की थी। लेकिन अब पुतिन इसे रूस में ही बनाने के लिए कमर कस चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि रूस में ईरान की मदद से सैकड़ों शाहिद 136 ड्रोन तैयार किए जाएंगे और इसके लिए ईरान से ड्रोन की तकनीक रूस पहुंचाई जा रही है। यह भी दावा किया जा रहा है कि एक महीने के अंदर ही रूस में शाहिद 136 ड्रोन का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद इस आत्मघाती ड्रोन से रूसी सेना यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा देगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगस्त से नवंबर के पहले हफ्ते तक रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 400 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन तैनात किए थे। 8 अक्टूबर को क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हुए हमले के बाद रूस ने इसी ड्रोन से कीव पर 60 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। यही नहीं, पुतिन की सेना ने इस ड्रोन से मिसाइलें दागकर यूक्रेन के कई पावर प्लांटों को भी तबाह कर दिया। पश्चिमी मीडिया का यह तक कहना है कि ईरान रूस को यूक्रेन की जंग जीतने के लिए शाहिद 136 ड्रोन बनाने में मदद कर रहा है, जबकि रूस इसके बदले में ईरान को परमाणु बम बनाने की तकनीक दे रहा है। इधर आर्कटिक में अब नई जंग का मोर्चा तैयार होता दिख रहा है। खबर है कि आर्कटिक में नॉर्वे और रूस के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा और आर्कटिक में कच्चे तेल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है, जिस पर दशकों से रूस की नजर है। और माना जा रहा है कि अब रूस ताकत के दम पर आर्कटिक पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है। नॉर्वे का आरोप है कि आर्कटिक में उसके कब्जे वाले कुछ टापुओं के पास रूस की फौज की हलचल देखी जा रही है। यहाँ तक कि वहां पहुंचने वाली फाइबर ऑप्टिक तारें भी काटी गई हैं, जिनके जरिए इंटरनेट पहुंच सकता है। सबसे ताजा विवाद स्वॉलबर्ड नाम के एक टापू से जुड़ा है। इस टापू पर नॉर्वे का एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, जहां से आर्कटिक में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। तारें काटे जाने की घटना पहली बार नहीं हुई है, बल्कि आर्कटिक में इस तरह की शरारत पिछले 2 साल में 5वीं बार होने की खबर है। इससे पहले नॉर्वे से ब्रिटेन तक पहुंचने वाली गैस पाइपलाइन पर भी बड़ा खतरा बताया गया था। हालांकि गैस पाइपलाइन अब तक सुरक्षित है, जबकि खुलकर नॉर्वे ने तारें काटे जाने की घटना में भी रूस का नाम नहीं लिया।
लेकिन यह जरूर कहा कि यह काम रूस की फौज आसानी से कर सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ना तय है। लेकिन इस तनाव का बढ़ना पूरे यूरोप में हड़कंप की वजह है, क्योंकि नॉर्वे नेटो का सदस्य है। अगर नॉर्वे पर मुसीबत आई तो रूस का मुकाबला नेटो से होगा। तकरीबन पूरा यूरोप जंग में शामिल हो जाएगा, यानी नौबत विश्व युद्ध तक की आ जाएगी। आर्कटिक में रूस की ताकत का बढ़ना हमेशा से अमेरिका के लिए खतरे की घंटी रहा है। अगर आर्कटिक में दबे तेल और गैस पर रूस का कब्जा हो गया तो रूस के हाथ बहुत बड़ी ताकत आ जाएगी। इसीलिए अमेरिका हमेशा से फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों की मदद करता रहा है। आर्कटिक में इन देशों के रिसर्च से जुड़े प्रोजेक्ट में अमेरिका भी भारी निवेश करता रहा है। मतलब ये कि आर्कटिक में होने वाली किसी भी हलचल से अमेरिका अलग नहीं है। यही वजह है कि आर्कटिक में रूस की बढ़ती ताकत जंग की वजह बन सकती है। इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर 2 दिन से चल रही गोलीबारी थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों देशों के बीच जंग छिड़ती दिख रही है। सीमा विवाद की वजह से पिछले करीब 15 दिनों से हालात तनावपूर्ण बने हुए थे और अचानक वो तनाव गोलीबारी में बदल गया। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। रुक रुक कर पिछले 2 दिन से गोलीबारी हो रही है, जिसमें कई लोग जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान का एक सैनिक ढेर होने की भी खबर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खूनी संग्राम छिड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच आर पार की जंग के हालात दिखने लगे हैं। बॉर्डर से जुड़े विवाद पर इस बार कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। माहौल ऐसा है कि जैसे जंग से ही बॉर्डर तय किया जाएगा। कुछ महीनों पहले पाकिस्तान और तालिबान एक ही सिक्के के 2 पहलू हुआ करते थे। यहाँ तक कि नीति इस्लामाबाद में बनती थी और दांव काबुल से चला जाता था। हकीकत तो यह है कि तालिबान के हाथ में सत्ता की बागडोर भी पाकिस्तान की ही मदद से आई, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे दिख रहे हैं। और यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। पिछले 6 महीने से तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार दिख रही थी, लेकिन ड्यूरेंट लाइन का विवाद छिड़ते ही दोनों तरफ से जंग का माहौल बन गया। जबकि ये वो विवाद है जिसके निपटने की उम्मीद 1.5 साल से लगाई जा रही थी। तालिबान के हाथ में सत्ता आते ही पाकिस्तान ने सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश तेज कर दी थी, लेकिन पिछले 15 दिन में ऐसा कई बार हुआ जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने आ गईं। झड़प की खबरों के बीच तालिबान के लड़ाके भी बॉर्डर पर पहुंच गए थे। तालिबान के लड़ाके बॉर्डर पर लगी फेंसिंग को उखाड़ते हुए भी देखे गए थे। तालिबान किसी भी कीमत पर ड्यूरेंट लाइन को मानने पर राजी नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। इसीलिए जब अफगानिस्तान की तरफ से फेंसिंग हटाई जानी शुरू हुई तो नौबत जंग की आ गई। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें अब तक दोनों तरफ से कई लोगों को गोली लग चुकी है। इसीलिए अब ड्यूरेंट लाइन का विवाद जंग से सुलझने के आसार बनते दिख रहे हैं। बॉर्डर से जुड़े 129 साल पुराने इस विवाद की वजह से अब जंग होती दिखने लगी है। 1893 में ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी। उस वक्त तक भारत आजाद नहीं हुआ था और न ही पाकिस्तान बना था। यह बॉर्डर उस वक्त ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान को बांटने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जब ये लकीर खींची गई तभी से विवाद शुरू हो गया था। माना जाता है कि यह लकीर पश्तून यानी पठान समुदाय की आबादी के ठीक बीच से गुजरती। लोगों का आरोप है कि इस लकीर की वजह से उनके समुदाय के आधे लोग पाकिस्तान में और आधे अफगानिस्तान में चले गए। मतलब ये कि एक ही समुदाय के लोग इस लकीर की वजह से 2 मुल्कों में बढ़ गए। इसलिए बॉर्डर बनने के बाद भी दशकों तक लोगों का आना जाना बिना किसी रोक टोक के होता रहा, लेकिन पाकिस्तान इस विवाद को सुलझाने पर अड़ा है। पिछले 4 साल से इस लकीर पर फेंसिंग लगाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद इस बॉर्डर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो सके। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है वहां बसे पठान समुदाय की आबादी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी बलूचिस्तान में पठान समुदाय की बहुत बड़ी आबादी है। पाकिस्तान की कुल आबादी में पठान समुदाय का हिस्सा 18% है, जबकि अफगानिस्तान की आबादी में पठान समुदाय करीब 40% से भी ज्यादा है। इसीलिए इस विवाद को कोई सरकार अकेले नहीं सुलझा सकती। यही वजह है कि फेंसिंग लगाने की पाकिस्तान की जिद अब जंग की वजह बन रही है। ऊपर से तालिबान भी पाकिस्तान पर भड़के हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की अमेरिका से नजदीकी तालिबान को खटक रही है। खासतौर पर अल जवाहिरी की हत्या के बाद से पाकिस्तान निशाने पर है। अमेरिका ने अल जवाहिरी की हत्या करने में पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तभी से शीत युद्ध चल रहा था और यही शीत युद्ध अब आर पार की जंग में बदलता दिख रहा है। उधर परमाणु हमले की आशंका के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खास प्लेन के परीक्षण ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी। पश्चिमी मीडिया पहले ही आशंका जता चुका है कि यूक्रेन में कई मोर्चों पर हार से बौखलाए पुतिन कभी भी परमाणु बम का बटन दबा सकते हैं। और इस आशंका के बीच पुतिन के खास प्लेन इल्यूशन IL-86 की एंट्री से दुनिया दहशत में आ गई, जिसे दुनिया मैक्स डोम नाम से जानती है। और कहा जाता है कि अगर परमाणु जंग छिड़ी तो पुतिन का ठिकाना यही प्लेन होगा। ऐसा प्लेन जिसमें एक भी खिड़की नहीं है, ताकि न्यूक्लियर रेडिएशन भी प्लेन के अंदर बैठे लोगों का बाल भी बाका ना कर सके। इसीलिए इसे फ्लाइंग क्रेमलिन यानी रूस के राष्ट्रपति का हवा में उड़ता दफ्तर भी माना जाता है। और ये प्लेन एक बार फिर सुर्खियों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के मीडिया ने दावा किया कि पिछले दिनों उसकी सेना ने इस प्लेन से समंदर की गहराई में मौजूद अपनी परमाणु पनडुब्बियों तक सिग्नल भेजने का टेस्ट किया।
और दावा किया गया कि परीक्षण के दौरान हर बार प्लेन से भेजे गए संदेश सही तरीके से अलग-अलग सबमरीन तक पहुंचे। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर परमाणु जंग छिड़ी तो इसी प्लेन से पुतिन परमाणु मिसाइल दागने का आदेश देंगे, जिसके लिए सोवियत संघ के दौर में तैयार किए गए इस विमान को आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस किया गया, जिसकी कीमत करीब 72 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 6000 करोड़। दावा है कि पुतिन के इस उड़ते किले की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही ये भारी भरकम विमान 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और इसी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसे ज्यादा वक्त भी नहीं लगता, क्योंकि ये 1 मिनट में 3000 फीट ऊपर तक जाने की ताकत रखता है। साथ ही ये विमान एक बार में 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। और रूस ने ऐसे वक्त में पुतिन के इस उड़ते किले की टेस्टिंग की है जब खैरसोन में बाजी पलटने से बौखलाए पुतिन के बदले की आग यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल बनकर बरस रही है। और पश्चिमी मीडिया दावा कर चुका है कि खैरसोन के बाद जेलेंस्की की नजर क्राइमिया पर टिक गई है, जहां 2014 से पुतिन का कब्जा है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्राइमिया उनके हाथ से निकला तो परमाणु तबाही मच जाएगी, क्योंकि क्राइमिया को बचाने के लिए पुतिन अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और वो यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से भी नहीं हिचकेंगे। मैक्स डोम की टेस्टिंग भी ऐसा ही संदेश हो सकती है, जिसके जरिए रूस ने ये बताने की कोशिश की कि वो परमाणु जंग के लिए तैयार है। इस बीच दावा किया गया कि पुतिन को इस बात का डर है कि अगर उन्होंने रूस छोड़ा तो उनका लौटना मुश्किल हो जाएगा। ये दावा रूस के एक पत्रकार ने किया, जिनके मुताबिक पुतिन इस खौफ में है कि अगर उन्होंने रूस से एक कदम भी बाहर रखा तो उनकी जगह किसी और को रूस की सत्ता सौंप दी जाएगी। यानी इस तख्ता पलट के बाद पुतिन कभी वापस रूस नहीं आ पाएंगे। There is a possibility he will not return. रूसी पत्रकार मिखाइल जिगर ने दावा किया कि कुर्सी जाने के डर से पुतिन एक बंकर में छिपकर बैठे हैं और वहीं से जंग की रणनीति बना रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने करीबी जनरल और सरकार के मंत्रियों को भी आसपास ही रुकने के आदेश दिए हैं ताकि कोई भी उनके खिलाफ साजिश न रच पाए। He is very cautious about the alliances. आरोप है कि जंग में लगातार मजबूत होती यूक्रेन की सेना ने कई इलाकों से रूस को खदेड़ दिया है, जिसकी वजह से पुतिन के खिलाफ रूस में विद्रोह की आवाजें उठने लगी हैं। आरोप है कि इसी वजह से पुतिन विरोधियों से बचने के लिए एक बंकर में जा छिपे और वहीं से अपनी सेना को आगे बढ़ने के आदेश दे रहे हैं। इधर खबर है कि लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को सैकड़ों केमिकल हथियार दिए जा रहे हैं, जो ईरान सीरिया के जरिए उस तक पहुंचा रहा है। खबर है कि सीरिया ने ईरान और उत्तर कोरिया के वैज्ञानिकों की मदद से केमिकल हथियार बनाए हैं, जिन्हें लेबनान भेजा जा रहा है। जो ईरान से जंग लड़ने के मूड में दिख रहे इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को केमिकल हथियार मिलने की खबर सच है तो फिर तो ये डराने वाली बात है, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह को केमिकल हथियार सीरिया ने दिए हैं, जिन्हें उसने उत्तर कोरिया के वैज्ञानिकों की मदद से बनाया और फिर उन्हें दक्षिणी लेबनान यानी उस हिस्से में भेज दिया जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पहले से तनाव है। वैसे ईरान सालों से इजराइल की नाक में दम करने वाले कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह की मदद करता है और बोलता है कि वो लेबनान में कमजोर पड़ रहे शिया मुसलमानों की मदद कर रहा है। लेकिन माना जाता है कि ईरान का असली मकसद तो इजराइल को परेशान करना है, जिसके लिए वो सीरिया और लेबनान दोनों का इस्तेमाल करता है। दावा किया गया कि इसी वजह से उसने सीरिया के जरिए हिजबुल्लाह तक केमिकल हथियार पहुंचाए, क्योंकि 1985 यानी जब से हिजबुल्लाह की स्थापना हुई है तब से वो इजराइल पर हमले करता रहता है और इसीलिए उसे केमिकल हथियार मिलने की खबर इजराइल के माथे पर बल डाल सकती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीरिया ने हिजबुल्लाह को 300 मिसाइलें दी हैं, जिनमें थियोनिल क्लोराइड नाम का जहरीला केमिकल है और इसका इस्तेमाल केमिकल हथियारों में होता है, क्योंकि ये जैसे ही पानी या हवा के संपर्क में आता है जहरीली गैस छोड़ता है। खबर है कि सारी की सारी खतरनाक मिसाइलें बहुत जल्द लेबनान पहुंच जाएंगी। माना जा रहा है कि इजराइल को इसकी भनक लग चुकी है और कुछ दिन पहले उसने लेबनान जा रहे ईरान के ट्रकों पर इसी वजह से हमला किया था और ये दावा भी किया था कि ईरान के ट्रकों में मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन थे। हालांकि ईरान ने तब कहा था कि ट्रकों में तेल था, लेकिन इस नए दावे ने ईरान के बयान पर उंगली उठा दी, क्योंकि इस दावे के मुताबिक ईरान लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह को केमिकल हथियार दे रहा है, जो ईरान और इजराइल के बीच केमिकल वॉर के हालात पैदा कर सकते हैं। उधर खबर है कि पोलैंड मिसाइल कांड के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जेलेंस्की का फोन नहीं उठा रहे थे। ये दावा अमेरिका के मीडिया ने किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि कुछ दिन पहले पोलैंड में जो 2 मिसाइलें गिरी थी वो रूस की थी और उन 100 मिसाइलों में शामिल थीं जिन्हें कुछ दिन पहले पुतिन ने कीव और उसके आसपास दागा था। यूक्रेन ने रूस पर लगाया गया अपना आरोप साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। जेलेंस्की ने यह तक कह दिया कि वो पोलैंड के साथ मिलकर वहां गिरी दोनों मिसाइलों की जांच करवाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ने उनकी बात नहीं सुनी और शुरुआती जांच के आधार पर बोल दिया गया कि पोलैंड में गिरी दोनों मिसाइलें यूक्रेन की थीं, जो उस समय बॉर्डर पार चली गईं जब उन्हें रूस की मिसाइलों को रोकने के लिए छोड़ा गया। लेकिन जेलेंस्की बात को रबर बैंड की तरह खींचते गए। खबर है कि बाइडेन इसी वजह से जेलेंस्की से नाराज हो गए और उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया, जिसके बाद खबर आई कि जेलेंस्की ने दूसरे पश्चिमी देशों से इस बारे में बात की और उनसे कहा कि रूस ने एक नेटो देश पर हमला किया है, जिसके बाद बाइडेन का मूड और खराब हो गया।
क्योंकि अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि बाइडेन चाहते थे कि जेलेंस्की इस मामले को ज्यादा तूल न दें, और ये बात बाइडेन ने अपने सलाहकार के जरिए जेलेंस्की तक पहुंचाई थी और उनसे कहा था कि वो बात का बतंगड़ न बनाएं और पोलैंड मिसाइल कांड के बारे में बात करना बंद करें। इससे पहले खबर आई थी कि G20 समिट के दौरान जेलेंस्की ने बाइडेन से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। यही नहीं, ये तक खबर आई कि पोलैंड मिसाइल कांड में जेलेंस्की के बार बार रूस का नाम लेने की वजह से बाइडेन भड़क गए थे और इसी गुस्से में उन्होंने बोल दिया था कि उन्हें नहीं लगता कि पोलैंड में गिरी मिसाइलें रूस की हैं। यही नहीं, अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया कि उसे इस बात पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं लगती कि पोलैंड में गिरी मिसाइलें यूक्रेन की थी। यानी बाइडेन फिर से जेलेंस्की को बता रहे हैं कि वो उनकी हर बात नहीं मानने वाले, क्योंकि जेलेंस्की तो चाहते ही हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग रूस और नेटो की जंग में बदल जाए और उनकी चांदी हो जाए। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर किए गए हमले एक और वीडियो जारी किया, जिसमें रूस के जवान मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के ठिकानों और हथियारों पर रॉकेट बरसाते नजर आए, जिसमें जेलेंस्की की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। रूस के सैनिकों ने उस पर रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया। बताया गया कि इस हमले में दुश्मन की हथियारों से लैस कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों को तबाह कर दिया गया। खबर है कि कुछ दिनों पहले भी रूस की तरफ से किए गए हमलों में यूक्रेन के 4 अमेरिकी होवित्जर और एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई हथियारों को ध्वस्त कर दिया गया था। इधर ईरान से मिल रही धमकियों के बीच इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर नए प्लान पर काम शुरू कर दिया। खबर है कि फारस की खाड़ी में अमेरिका अपनी हाईटेक नावों का एक बहुत बड़ा बेड़ा उतारने वाला है, ताकि ईरान पर नजर रखी जा सके। फारस की खाड़ी से ईरान का बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है। अमेरिका इस समुद्र में ऐसी 100 नावें उतारेगा जो अनमैन्ड होंगी, यानी जिन पर कोई नौसैनिक मौजूद नहीं होगा, लेकिन इन नावों पर कैमरे और सेंसर लगे होंगे। ये नावें किसी सबमरीन की तरह पानी के नीचे भी जा सकती हैं और सतह पर भी रह सकती हैं। मतलब ये कि समुद्र में ईरान के बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर ली गई। लेकिन तैयारी सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए इजराइल और अमेरिका किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। हालांकि दोनों देश खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। यहां तक कि इजराइल की सेना के प्रमुख 5 दिनों के अमेरिका दौरे पर हैं, जबकि इससे पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी के अधिकारी इजराइल के दौरे पर थे। माना जा रहा है कि ईरान की धमकी के बाद से दोनों देश सुरक्षा घेरा मजबूत करने पर काम शुरू कर चुके हैं। इसीलिए नए सिरे से हथियारों की तैनाती की योजना बनाई जा रही है। ईरान ने पिछले 1 हफ्ते में 3 बार इजराइल को हमले की धमकी दी है। ऊपर से दावा किया गया है कि वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है, जिसकी जद में पूरा इजराइल है। ये भी धमकी दी गई कि इजराइल के परमाणु हथियारों का ठिकाना ईरान की एजेंसियां जानती हैं। माना जाता है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम किसी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लायक नहीं है। इजराइल की परेशानी की सबसे बड़ी वजह भी यही है। अगर ईरान की मिसाइल इजराइल तक पहुंच गई तो इजराइल में बड़ी तबाही हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका और इजराइल सुरक्षा घेरे को मजबूत करने पर नए सिरे से काम शुरू कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इजराइल को एक तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, जिसके लिए वो अमेरिका पर दबाव बना रहा है। उधर यूके ने रूस के एक जहाज को अपनी समुद्री सीमा के पास से खदेड़ने का दावा किया। उसका आरोप है कि रूस का यह जहाज जासूसी के लिए उसकी समुद्री सीमा में दाखिल होने की फिराक में था और पूर्वी स्कॉटलैंड के समुद्र तट पर उस जगह के करीब पहुंच चुका था जहां रॉयल नेवी की घातक नाव मैड फॉक्स यानी मैरीटाइम डेमोन्स्ट्रेटर फॉर ऑपरेशनल एक्सपेरिमेंटेशन वेसल से मिसाइल दागने का टेस्ट चल रहा था। और रूस को आशंका है कि इसी नाव की मदद से यूक्रेन की सेना ने पिछले महीने काला सागर में उसके जहाजों को निशाना बनाया था, क्योंकि करीब 40 फीट लंबी इस नाव के जरिए 1 मीटर से छोटे ड्रोन दागे जा सकते हैं और ये ड्रोन समंदर में 500 मीटर की गहराई पर कई घंटों तक मौजूद रहने के बाद हमला बोलने की ताकत रखते हैं। यूके का आरोप है कि रूस ने अपने खोजी जहाज एडमिरल व्लादिमिर्स्की को इनमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक की जानकारी जुटाने के लिए भेजा, जिसकी भनक लगते ही उसकी नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को समंदर में उतार दिया, जिसके बाद रूसी जहाज बगैर देर लगाए वहां से लौट गया। और यूके ने रूस की इस हरकत को क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल में पिछले महीने हुए ड्रोन हमले की बौखलाहट बताया, क्योंकि रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन के ड्रोन ने वहां काला सागर में खड़े उसके 3 जहाजों को निशाना बनाया, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिनमें दिखा था कि एक अंडर वाटर ड्रोन रूस के जंगी जहाज एडमिरल माकारोव की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो उसका कुछ बिगाड़ पाता, एक हेलीकॉप्टर आया और उसने पानी में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, जिससे भड़के रूस ने बदला लेने के लिए इस हमले के अगले दिन कीव को बमबारी से दहला दिया था। और रूस ने उस हमले को बदले का ट्रेलर बताते हुए ये चेतावनी दी कि पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पूरी ताकत से हमला बोलने के मकसद से ही रूस ने अपने खोजी जहाज को जासूसी के लिए यूके की समुद्री सीमा में भेजा था। हालांकि यूके की रॉयल नेवी की मुस्तैदी ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। इधर ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया। उसने भूमध्य सागर में तैनाती से पहले अपने नए जंगी जहाज को खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से लैस कर दिया
और ये जता दिया कि ग्रीस अगर उससे भिड़ा तो फिर लड़ाकू विमानों के साथ ही उसके ये हेलीकॉप्टर भी बम बरसाने से नहीं चूकेंगे। तुर्की ने हेलीकॉप्टरों की तैनाती का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके घातक हेलीकॉप्टर जंगी जहाज पर लैंडिंग करते दिखाई दिए। तुर्की ने अपनी नौसेना के AH-1W सुपर कोबरा और SH-70 सी हॉक अटैक हेलीकॉप्टरों को युद्धपोत पर तैनात करने का दावा किया। साथ ही उसने ये साफ कर दिया कि आने वाले समय में वो और भी घातक हेलीकॉप्टरों को समंदर में उतारेगा। और माना जा रहा है कि तुर्की ने अटैक हेलीकॉप्टरों का वीडियो जारी कर ग्रीस को तेवर दिखाने की कोशिश की, क्योंकि उसने पिछले महीने ही अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की ताकत ग्रीस को दिखाई थी। इसके लिए उसने अपनी सेना के पास मौजूद बेहद आधुनिक और खतरनाक हेलीकॉप्टरों को मिलिट्री ड्रिल में उतारा था, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि कई लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने वहां मिसाइलों की बरसात की थी। असल में भूमध्य सागर के टापुओं पर हक जताने के मुद्दे पर तुर्की का ग्रीस के साथ 36 का आंकड़ा है और हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव जंग की दहलीज तक पहुंचता नजर आ रहा है। ऐसे में दोनों देश एक दूसरे को अपनी सेना की ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते दिख रहे। इसी के तहत कुछ दिन पहले ग्रीस ने भी भूमध्य सागर में सऊदी अरब के साथ एयर ड्रिल की थी और खबर है कि अब वो मिस्र की नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास में जुटा है। इस बीच रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में मारे गए सैनिकों की याद में पौधे लगाए गए। रूस के ये जवान यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ते हुए मारे गए थे, जिनकी याद में उनके परिवार के लोग सेवेस्तोपोल के विक्ट्री पार्क में इकट्ठा हुए। युद्ध में शहीद हुए रूस के सैनिकों को याद कर साइप्रस के 71 पौधे लगाए गए। इस दौरान नौसेना के अधिकारियों ने शहीद सैनिकों के परिवार वालों को संबोधित भी किया। उधर यूक्रेन की सरकार ने खैरसोन को फिर से बसाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और इसकी जानकारी वहां के प्रधानमंत्री ने दी और बताया कि खैरसोन को फिर से खड़ा करने के लिए $27 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 22 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को बिजली, पानी और दवा मुहैया कराना होगी। साथ ही रूस के कब्जे के दौरान मिलने वाली पेंशन भी जारी रहेगी। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस अपनी मिसाइलों को परमाणु हथियारों से लैस करने की तैयारी में है। खबर है कि उसने अपने मिसाइल यूनिट को भयंकर तबाही मचाने के लिए तैयार रहने के आदेश जारी किए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर यूक्रेन पर बर्बादी का बारूद बरसाया जा सके। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक पुतिन ने अपनी सेना की मिसाइल यूनिट को अपग्रेड करने के आदेश दिए हैं। दावा है कि इसके लिए रूस इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम की ताकत में इजाफा करने की योजना बना रहा है, जिसकी काट अभी तक दुनिया के किसी देश के पास नहीं। इसके अलावा रूस का मानना है कि इस मिसाइल सिस्टम की ताकत में अगले 30 साल तक जरा भी कमी नहीं आने वाली। यही वजह है कि वो अपनी सेना को भारी मात्रा में इस्कंदर से लैस करने की तैयारी में है, जो दुश्मन के ठिकानों पर भयानक तबाही मचाने की ताकत रखता है, क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम 500 किलोमीटर दूर तक सटीक वार कर सकता है। इससे निकली मिसाइल एक बार टारगेट सेट होने के बाद दुश्मन के इलाके को बर्बाद करने के बाद ही रुकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कम ऊंचाई पर उड़ते हुए रडार सिस्टम को भी आसानी से चकमा दे देती है। यही वजह है कि 2014 में पहली बार इस्तेमाल हुआ ये मिसाइल सिस्टम अब तक रूस का अचूक हथियार माना जाता है। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने पहुंचे। ब्रिटेन जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद करता आया और कीव पहुंचकर प्रधानमंत्री सुनक ने ब्रिटेन के उसी वादे को दोहराया। उनके स्वागत के लिए खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की वहां मौजूद रहे। इसके बाद जैसे ही ऋषि सुनक कीव के राष्ट्रपति भवन पहुंचे, दोनों ने पूरी गर्मजोशी से मुलाकात की, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की की सेना की तारीफ भी की। Well, there we go. Like I said, I've got my coat for later. Your team have been fantastic. Thank you for it. इसके बाद दोनों नेताओं ने यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन का दौरा किया, जहां ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने यूक्रेन को भारी भरकम मदद देने का ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन यूक्रेन को 50 मिलियन पाउंड यानी करीब 500 करोड़ रुपए की मदद देगा। इसके अलावा उसे 25 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, आधुनिक बंदूकें और रेडार के साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम भी मुहैया कराएगा। This year alone we have provided £2.3 billion of military support, and we will do the same again next year. जिसके साथ ये साफ हो गया कि जंग की शुरुआत से यूक्रेन के साथ खड़ा ब्रिटेन आगे भी उसकी मदद के लिए तैयार रहेगा। वहीं बातचीत के बाद दोनों नेता कीव की सड़कों पर निकले, जहां प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाए गए स्मारक में पहुंचकर उन्हें याद किया। साथ ही कीव की सड़कों पर मौजूद लोगों और जेलेंस्की की फौज के अधिकारियों से बातचीत भी की। इस दौरान कई लोग वहां दोनों नेताओं की तस्वीरें लेते नजर आए। कुछ देर तक राजधानी कीव का दौरा करने के बाद पीएम सुनक वहां से रवाना हो गए। Very good seeing. I'll feature on the phone in the next. दावा किया गया कि ब्रिटेन जंग में बर्बाद हुई इमारतों, स्कूलों और अस्पतालों की मरम्मत के लिए भी मदद करेगा, जिसके लिए वो 4 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 40 करोड़ रुपए की राशि अलग से मुहैया कराएगा। इधर रूस के भर्ती किए गए नए सैनिकों की ट्रेनिंग का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें उन्हें जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले घातक हथियार चलाने सिखाए गए। बताया गया कि नए जवानों की ट्रेनिंग पहले से और तेज कर दी गई, ताकि उन्हें जल्द मुकाबले के लिए युद्ध के मैदान में भेजा जा सके। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले करना सिखाया गया।
उनके एक एक बम से वहां की जमीन थर्रा उठी। इस बीच उन्हें जंग के अलग अलग हालात से निपटने के गुर भी सिखाए गए। किस तरह हमले से पहले मोर्टार तैयार कर दुश्मन को बर्बाद किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग भी उन्हें दी गई। नए सैनिकों को दी जा रही ट्रेनिंग से साफ है कि रूस दुश्मन के खिलाफ उन्हें उतारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इस बीच चीन और रूस को पछाड़ने के लिए अमेरिका ने हाइपरसोनिक हथियारों की तरफ अपनी निगाहें टिका ली हैं। यह दावा अमेरिका की नौसेना के एक अधिकारी ने किया और बताया कि जंग में किंजल मिसाइलों की यूक्रेन में तैनाती अमेरिका को अपनी हाइपरसोनिक हथियारों की ताकत बढ़ाने की तरफ लेकर गई। अमेरिका की नौसेना के अफसर के मुताबिक पेंटागन बहुत तेजी से हाइपरसोनिक हथियारों की टेस्टिंग और रिसर्च पर काम कर रहा है ताकि वो किसी भी तरह चीन और रूस को पछाड़ सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हाइपरसोनिक हथियार आज की जरूरत है, इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि ऐसे हथियार उसके पास जल्द से जल्द हों। जिसके लिए बीते महीने अमेरिका ने 2 रॉकेट भी दागे थे ताकि हाइपरसोनिक हथियारों से जुड़े डेटा को इकट्ठा किया जा सके। लेकिन इस दौरान अमेरिकी नौसेना के अफसर ने यह भी माना कि चीन और रूस हाइपरसोनिक हथियारों को अपनी सेना के बेड़े में शामिल कर चुके हैं, जो अमेरिका के पास अब तक नहीं है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अगले वित्तीय वर्ष में हाइपरसोनिक हथियारों से जुड़ी रिसर्च के लिए $470 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 40,000 करोड़ रुपए देने की मांग की है, क्योंकि रूस यूक्रेन में अपनी किंजल मिसाइल को तैनात कर चुका है। वो किंजल मिसाइल जो कि रूस के हथियारों की जखीरे का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। किंजल मिसाइल इतनी खतरनाक होती है कि जहां भी गिरती है वहां राख और धूल के अलावा कुछ नहीं बचता, क्योंकि ये मिसाइल एक बार में इतना भारी परमाणु बम लेकर चल सकती है कि इसके हमले के बाद कई किलोमीटर का दायरा आग के गोले में बदल जाए। यही नहीं, ये भी खबरें हैं कि रूस इस साल के आखिर में अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल सरमात 2 का टेस्ट कर सकता है। रूस का दावा है कि उसकी ये हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अपने एक बार से दुनिया के किसी भी महाद्वीप का आधा हिस्सा उड़ा सकती है, जो किसी भी लिहाज से अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रूस पहले से ही जंग में यूक्रेन की मदद करने वाले नेटो देशों से खार खाए बैठा है। मतलब अगर रूस इसी तरह हाइपरसोनिक हथियारों की लिस्ट बढ़ाता चला गया और अमेरिका ने इस ओर काम नहीं किया तो यूक्रेन के साथ अमेरिका की परेशानी बढ़नी तय है। ऐसे में अमेरिका में खलबली मच गई। यही वजह रही कि अमेरिका ने बीते महीने वर्जीनिया में हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था और ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से उड़ने वाला रॉकेट दागा था। ऐसे में खबरें हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका 13 और हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग करने वाला है। मतलब बाइडेन ने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि इन मिसाइलों की गति इन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों से बेहतर बनाती है। क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें ज्यादा स्पीड से उड़ती हैं, इसलिए दुश्मन के रडार में आने से बच जाती हैं। कहा जा रहा है कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज चलने वाले हथियार अमेरिका, चीन और रूस के बीच में रेस की नई वजह बन गए हैं और इन देशों के बीच हथियारों के शक्ति प्रदर्शन का नया चैप्टर खुल गया है। कहा जा रहा है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है, क्योंकि इस रेस में केवल रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका का एक और दुश्मन चीन भी शामिल है। चीन ने पिछले ही साल हाइपरसोनिक हथियारों का सफल परीक्षण किया था। खबर तो यह भी है कि उत्तर कोरिया ने भी हाइपरसोनिक हथियार बना लिए हैं और उसकी मिसाइलें 1000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। उधर यूक्रेन ने जंग में सरेंडर करने वाले रूस के 10 सैनिकों की हत्या करने के आरोपों को नकार दिया, जबकि रूस का आरोप है कि ज़ेलेंस्की की सेना ने सरेंडर करने के बाद भी उसके सैनिकों की हत्या कर दी थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक इलाके में रूस के कई सैनिक यूक्रेन की सेना के आगे सरेंडर करते दिखाई दिए। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल गया। जो वीडियो सामने आया उसमें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके एक मकान से रूसी सेना के जवान हाथ उठाकर निकलते दिखाई दिए। बाहर आने के बाद वो सरेंडर करने के लिए सिर के पीछे हाथ रखकर जमीन पर लेट गए। इस दौरान वहां यूक्रेन के कुछ सैनिक तैनात दिखे। रूस का आरोप है कि जंग में घुटने टेकने के बाद भी यूक्रेन की सेना ने उन्हें गोलियों से भून दिया, जबकि दावा यह किया गया कि सरेंडर के दौरान रूसी सेना के एक जवान ने फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उन्हें गोली मार दी। हालांकि यूक्रेन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेन ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जांच करवाने की बात कही ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। इधर खबर है कि पोलैंड की सरकार अपने नागरिकों को बमबारी से बचाने के लिए शेल्टर की संख्या बढ़ाएगी, जिसकी जानकारी वहां के गृह मंत्री ने रेडियो के जरिए दी और बताया कि पोलैंड की सरकार इसके लिए नया कानून बनाने की तैयारी में है ताकि बमबारी से बचने के लिए देश में शेल्टरों की संख्या बढ़ाई जा सके। पिछले हफ्ते यूक्रेन पर हुई मिसाइलों की बौछार के दौरान एक मिसाइल पोलैंड में गिर गई थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। इसी के बाद बमबारी से बचाने वाले शेल्टरों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के टैंक पर हमला करते नजर आए। यूक्रेन के मुताबिक यह हमला उसने एंटी टैंक मिसाइल से किया, जो सीधे रूस के टैंक पर जा गिरी। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस का एक टैंक मैदान से जाता दिखा, जो इस बात से अनजान था कि दुश्मन उस पर पहले से नजर बनाए हुए है। जैसे ही टैंक आगे की तरफ बढ़ा, यूक्रेन की फौज ने उस पर मिसाइल से हमला कर दिया, जो आसमान में हवा को चीरती हुई रूसी सेना के टैंक के ऊपर जा गिरी।
इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद है एक रोज पहले ही परमाणु प्लांट के पास 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों से वार किया गया। चिंता जताई जा रही है कि मिसाइलों के ये हमले किसी भी समय रेडिएशन वाली तबाही ला सकते हैं। इन हमलों को आग से खेलने वाला बताया जा रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक बयान जारी किया कि अगर प्लांट के आसपास हमले नहीं रोके गए तो फिर यूक्रेन को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस बार वहां जो हमला किया गया वो अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। दावा किया गया कि पहली बार प्लांट की ही कई इमारतों पर मिसाइलें गिरी। यूक्रेन ने दावा किया कि मिसाइलें रूसी सेना ने दागी, जबकि रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन की सेना पर लगाया। पुतिन के खास चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने तो बाकायदा न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जो प्लांट के करीब ही एक इमारत में मौजूद किसी आदमी ने बनाया था। जैसे ही परमाणु पावर प्लांट के नजदीक मिसाइल गिरी, वहां तेज धमाका हुआ। इस धमाके के कुछ ही सेकंड बाद वहां एक और मिसाइल आकर गिरी। जैसे ही वो जमीन से टकराई, धमाके के साथ वहां आग की लपटें उठती दिखाई दी। वीडियो जारी करने के बाद कादिरोव ने दावा किया कि 2 दिनों में यूक्रेन ने कई बार प्लांट के आसपास बमबारी की। दावा तो यह भी किया गया कि एक मिसाइल तो प्लांट की छत पर भी गिरी। कादिरोव ने आरोप लगाया कि यूक्रेन परमाणु पावर प्लांट पर हमला करके हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश कर रहा है, ताकि इस बर्बादी का आरोप रूस पर मढ़ा जा सके और पूरी दुनिया में पुतिन को हजारों लोगों का कातिल साबित किया जा सके। कादिरोव की ही तरह रूस ने भी आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों को जंग में खींचने के लिए यूक्रेन परमाणु पावर प्लांट को जरिया बना रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट के धराशायी होते ही जो त्रासदी मचेगी, उससे अमेरिका समेत दूसरे कई देश रूस से सीधे जंग छेड़ देंगे, जिन्होंने 9 महीने से चल रही जंग में यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की सप्लाई में कोई कमी नहीं होने दी। वो रूस की तमाम धमकियों के बाद भी पूरी ताकत के साथ यूक्रेन के साथ खड़े रहे। हालांकि उनकी मदद के बाद भी जेलेंस्की की फौज रूसी सेना को यूक्रेन के बड़े इलाके से खदेड़ नहीं पाई है। दावा किया गया कि इसी वजह से यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका और यूरोप के देश सिर्फ हथियार ही न दें, बल्कि अपने सैनिकों को भी जंग में उतार दें, जिससे यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और फिर रूस का युद्ध में टिक पाना नामुमकिन होगा, जो कि मई से ही जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा करके बैठा है। यूक्रेन ने कई बार रूसी सेना को वहां से खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। और अब रूस दावा कर रहा है कि यूक्रेन प्लांट को ही तबाह कर देना चाहता है, जिसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की इमारत समेत आसपास की कई इमारतों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли. रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने वहां 12 मिसाइलें छोड़ी। इनमें 8 मिसाइलें प्लांट की अलग अलग बिल्डिंगों से टकराईं, जबकि 2 मिसाइलें उस पावर स्टेशन से टकराईं जहां से प्लांट को बिजली सप्लाई की जाती है। और इसी बात ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि 2 रोज पहले ही खबर आई थी कि परमाणु प्लांट के रिएक्टरों पर पिघलने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उन्हें ठंडा रखने के लिए पूरी बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही। ऐसे में अगर वो पावर स्टेशन भी ध्वस्त हो गया जहां से थोड़ी बहुत बिजली प्लांट तक जा रही है, तो तबाही तय हो जाएगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने अपनी मिसाइलों के एक बड़े जखीरे को बेलारूस से हटाकर किसी दूसरी जगह भेज दिया है। इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि पुतिन यूक्रेन पर फिर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। और यह हमला ठीक उसी तरह का होगा जैसा 15 नवंबर को उसने किया था। उस दिन रूस ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें बरसा दी थी। 15 नवंबर को रूस ने जैसा हमला किया, उसे जंग की शुरुआत से अब तक का सबसे घातक हमला बताया गया। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि रूस ने कुछ ही देर में यूक्रेन पर 111 मिसाइलें दागी थी, जबकि 26 आत्मघाती ड्रोन से भी यूक्रेन को निशाना बनाया गया था। रूस के उस हमले के बाद से ही यह आशंका जताई जाने लगी कि पुतिन अब जल्द ही जंग का खात्मा चाहते हैं और इसी वजह से उनके हमले तेज होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वो मिसाइलों की मार से यूक्रेन की सेना को दहला देना चाहते हैं और इसीलिए उनके आदेश पर रूसी सेना ने बेलारूस में रखी मिसाइलों को वहां से हटाकर कहीं और भेज दिया है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस बार पुतिन हमले के लिए बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जहां से पिछले कई दिनों से रूस लगातार हमले कर रहा है। वो बेलारूस का इस्तेमाल करके आसानी से यूक्रेन के शहरों पर वार करता है। जब चाहे वो कीव समेत कई शहरों पर हमले बोल देता है और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका समेत यूरोप के देशों को रूस से ज्यादा बेलारूस खटकने लगा है। खुद बेलारूस भी इस बात को समझ गया है कि वो पश्चिमी देशों का दुश्मन बनता जा रहा है और इसी वजह से कुछ रोज पहले ही उसने इस बात की आशंका जताई थी कि अमेरिका वहां एक बड़ा अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, बेलारूस ने पोलैंड पर भी आरोप लगाया था कि वो हथियार जुटाकर उस पर कभी भी हमला बोल सकता है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से रूस ने इस बार हमले के लिए किसी और जगह को चुना है और बेलारूस में रखी अपनी S-300 और S-400 मिसाइलों की बड़ी खेप को वहां से हटा दिया है। हालांकि इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि रूस उन मिसाइलों की तैनाती किस जगह करने जा रहा है।
लेकिन जिस तरह गुपचुप तरीके से उसने मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा है, उसने यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों के कान खड़े कर दिए हैं। इस बात की चिंता बढ़ गई कि रूस एक बार फिर यूक्रेन पर तबाही मचाने वाला हमला करने की तैयारी में है और इसके लिए वो लंबी दूरी तक मार करने वाली S-300 और S-400 मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। दावा किया गया कि उसने 100 से ज्यादा S-300 और S-400 मिसाइलें बेलारूस से हटाई हैं। रूस की ये दोनों ही मिसाइलें बेहद खतरनाक बताई जाती हैं और जल्द ही रूसी सेना इन मिसाइलों से एक बार फिर यूक्रेन के कई शहरों को एक साथ बर्बाद कर देगी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि आने वाले कुछ ही दिनों में यह हमला हो सकता है। इसी वजह से यूक्रेन को यह सलाह दी गई कि वो ऐसे किसी भी हमले से निपटने की तैयारी कर ले। उधर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ईरान से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया गया। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर हमले का खतरा फिलहाल टल गया है। जबकि पिछले करीब 2 हफ्तों से सऊदी अरब में ईरान से निपटने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी तैयारियों की वजह से फिलहाल खतरा टल गया है। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान को ईरान के हमले का अलर्ट भेजा था। उसके बाद से ही ईरान से निपटने की तैयारी चल रही थी। यहां तक कि अमेरिका की फौज के फाइटर जेट तो ईरान के बेहद करीब तक पहुंच गए थे। खबर तो ये भी है कि अमेरिकी फौज ने सऊदी अरब और इराक में जंग की पूरी तैयारी कर ली थी। सऊदी अरब के साथ इराक पर भी ईरान के हमले का खतरा था। इन दोनों ही देशों में अमेरिका की फौज के भी कई अड्डे मौजूद हैं। यहां तक कि अमेरिका की फौज के ताकतवर फाइटर जेट और मिसाइल। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। पुतिन ने यूक्रेन पर ऐसे बम से हमले शुरू कर दिए हैं जो इंसानों को भाप में बदल देता है। दावा किया गया कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के कई हिस्सों में ऐसे बम बरसाए, जिसकी वजह से कई इलाकों में यूक्रेन की फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। माना जा रहा है कि इसी कामयाबी से गदगद पुतिन इस घातक हथियार से हमले बढ़ा सकते हैं। जिस बम से यूक्रेन पर हमला किया गया उसका नाम थर्मोबैरिक बम है। रूस का दावा है कि उसके इस हथियार से दुश्मन का नामो निशान मिट जाता है। मतलब ये कि पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने का मन बना चुके हैं और इसीलिए उनकी सेना यूक्रेन की फौज पर ऐसे हथियार से दावा बोल रही है जो इंसानों को भाप में तब्दील करने की ताकत रखता है। बताया जा रहा है कि ये एक तरह का छोटा परमाणु बम है जिसके वार से बंकर में छिपे सैनिक तक नहीं बच पाते हैं, क्योंकि इसके फटने के बाद इतनी भयानक गर्मी पैदा होती है कि आसपास का पूरा इलाका जल जाता है और इस दौरान अगर उस जगह कोई इंसान मौजूद हो तो वो गर्मी की वजह से भाप बन जाता है। यहाँ तक कि बंकर, बख्तरबंद गाड़ियां और ताकतवर टैंक तक राख के ढेर में बदल जाते हैं। मतलब ये कि पुतिन ने जंग के मैदान में एक ऐसा विनाशकारी हथियार उतारा है जिसके आगे यूक्रेन की सेना का टिक पाना नामुमकिन होता जा रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि इंसान को भाप में बदलने की ताकत रखने वाले इस बम को थर्मोबैरिक फ्लेम थ्रोअर कहते हैं, यानी ऐसा हथियार जो दुश्मन पर आग उगलता है और विस्फोट के साथ इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करता है जिसे सह पाना किसी के भी बूते के बाहर होता है। और इसी वजह से रूस का दावा है कि उसके इस हथियार से युद्ध के मैदान में दुश्मन के किसी भी तरह की किलेबंदी को ध्वस्त किया जा सकता है। बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तो इसके आगे टिकते तक नहीं है और अगर इससे सैनिकों पर वार कर दिया जाए तो उनका सिर्फ कंकाल ही बचता है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के शहरों को तबाह करने के लिए रूस TOS-1A सॉन्सिप्योग हैवी थर्मोबैरिक फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल कर रहा है। रूस के इस TOS-1A थर्मोबैरिक बम को लड़ाकू विमान से कहीं भी गिराया जा सकता है। इसके अलावा रॉकेट या T-72 टैंक से भी इसे दागा जा सकता है। ये बम जहां भी फटता है वहां 1000 फीट के दायरे में कुछ भी साबुत नहीं बचता। यही नहीं, विस्फोट से 3000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पैदा होता है जो इंसान के शरीर को चंद सेकंड में गला देने की ताकत रखता है। दावा है कि इसके धमाके से निकलने वाली शॉकवेव सैनिकों के फेफड़ों तक को फाड़ देती है। मतलब ये कि अगर एक बार ये हथियार चल गया तो दुश्मन के बचने की कोई उम्मीद तक नहीं होती। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि खैरसोन में हार से बौखलाए पुतिन ने रूसी सेना को हमले की खुली छूट दे दी है और इसी वजह से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर पुतिन की फौज ज़ेलेंस्की की सेना पर कहर ढा रही है। क्योंकि कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि यूक्रेन की सेना खैरसोन की तरह ही लुहांस्क, डोनेस्क और जापोरिजिया को पुतिन से छीनने की तैयारी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि लुहांस्क में ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने रूसी सेना पर जमीन से लेकर आसमान से हमले की प्लानिंग कर ली है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक डोनेस्क और जापोरिजिया में भी यूक्रेन की सेना अंदर तक घुस चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ पुतिन की फौज की पकड़ कमजोर होती जा रही है। दावा है कि पुतिन को ये डर सताने लगा है कि कहीं खैरसोन की तरह उनकी मुट्ठी से कुछ और इलाके न निकल जाएं। इसीलिए रूसी सेना यूक्रेन की फौज पर ज्यादा आक्रामक हो गई है और ऐसे ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है जिनके आगे टिक पाना यूक्रेन की सेना के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी फौज हर मोर्चे पर रूस के सैनिकों को करारा जवाब दे रही है। लेकिन रूस का दावा है कि उसके इस हथियार के प्रहार से यूक्रेन की सेना के पैर उखड़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूसी सेना के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप के लड़ाके इस हथियार से यूक्रेन के सैनिकों, बंकरों और टैंकों पर हमला बोल रहे हैं। बम के जमीन से टकराते ही वहां जोरदार धमाके होते हैं और फिर वहां आग का बवंडर उठने लगता है।
इसके बाद शॉक वेव से पूरी धरती कांप जाती है, जिसके बाद बम से निकलने वाली भयानक गर्मी लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा देती है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस इस हथियार के दम पर यूक्रेन के कुछ और इलाकों पर कब्जे की प्लानिंग में है। खबर तो ये भी है कि पुतिन की सेना लड़ाकू विमान से इस खतरनाक बम को एक साथ कई शहरों पर गिराने की तैयारी में है, ताकि हमला होने पर यूक्रेन की फौज को संभलने तक का मौका न मिले। इधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के टैंक पर हमला करते नजर आए। यूक्रेन के मुताबिक यह हमला उसने एंटी टैंक मिसाइल से किया, जो सीधे रूस के टैंक पर जा गिरी। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें रूस का एक टैंक मैदान से जाता दिखा, जो इस बात से अनजान था कि दुश्मन उस पर पहले से नजर बनाए हुए। जैसे ही टैंक आगे की तरफ बढ़ा, यूक्रेन की फौज ने उस पर मिसाइल से हमला कर दिया, जो आसमान में हवा को चीरती हुई रूसी सेना के टैंक के ऊपर जा गिरी। यह हमला इतना जोरदार था कि टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। इस दौरान टैंक में मौजूद रूस के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने दोबारा हमला कर उन जवानों को मार गिराया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस अपने दोस्त बेलारूस के ही अहम ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है। दावा है कि ऐसा करके वो बेलारूस को अपने साथ जंग में उतार लेगा। बेलारूस ही वो देश है जहां युद्ध से पहले रूस ने अपने सैनिक और भारी भरकम हथियार पहुंचा दिए थे। और फिर 24 फरवरी को वहीं से रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ धावा बोल दिया था। सिर्फ हमले की शुरुआत से ही नहीं, बेलारूस करीब 9 महीनों से रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पिछले कुछ महीनों से तो रूस की सेना में नए भर्ती हुए जवान बेलारूस में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, जबकि रूस यूक्रेन पर मिसाइलें बरसाने के लिए भी बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब खबर है कि वो अपने दोस्त को ही तगड़ी चोट देने की तैयारी कर चुका है। दावा किया गया कि रूस बेलारूस के कई खास ठिकानों पर हमले करने जा रहा है, और इन ठिकानों में बेलारूस का परमाणु पावर प्लांट ऑस्ट्रोवेट्स भी शामिल है, जो वहां का सबसे पहला और अहम परमाणु पावर प्लांट है। दावा किया गया कि परमाणु प्लांट के साथ ही रूस बेलारूस में उन जगहों पर भी हमले करेगा जो यूक्रेन की सीमा के पास मौजूद हैं। और ऐसा करके वो ये साबित कर देगा कि बेलारूस पर हमलों के पीछे यूक्रेन है, जिसके बाद बेलारूस की सेना भी जंग में उसके साथ उतर जाएगी। क्योंकि अब तक बेलारूस ने रूस की मदद तो की है, लेकिन अपने सैनिकों को लड़ने के लिए युद्ध में नहीं उतारा। हालांकि कुछ दिनों पहले पुतिन के दोस्त लुकाशेंको ने ऐलान किया था कि वो भी अपनी सेना लड़ाई में भेजेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। माना जा रहा है कि रूस बेलारूस में हमले करके दुनिया को ये बता देगा कि यूक्रेन से बेलारूस को भी खतरा है। इसके साथ ही वो बेलारूस के उन लोगों को भी अपने साथ कर लेगा जो जंग के खिलाफ हैं। कहा जा रहा है कि रूस का ये प्लान अगर काम कर गया तो पुतिन के विरोधी भी चुप्पी साध लेंगे, और यूक्रेन से लड़ने के लिए उन्हें बेलारूस के हजारों सैनिक भी मिल जाएंगे। इस बीच तुर्की ने अपने नए सुपरसोनिक ड्रोन का पहला टेस्ट किया। इस ड्रोन का नाम बायरक्ताश किजिलेल्मा है। ये ड्रोन तुर्की के लड़ाकू ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने बनाया है, जिसे आज से करीब 2 महीने पहले सितंबर में लॉन्च किया गया था। वैसे भी रूस और यूक्रेन की जंग के बीच तुर्की के ड्रोन खूब चर्चा बटोर चुके हैं। उसके बायरक्ताश TB2 ड्रोन ने यूक्रेन की सेना का बहुत साथ दिया, और युद्ध के शुरुआती दिनों में ही रूस की सेना को छकाया था। और जंग के बीच तुर्की का ये नया ड्रोन चर्चा का विषय बन गया, जिसे कंपनी ने रनवे पर उतारा और उसका टेस्ट किया। उम्मीद है कि तुर्की का ये ड्रोन 2023 में उड़ान भरेगा और तुर्की के दुश्मनों को बता देगा कि उसके ड्रोन सब पर भारी हैं। लेकिन सबसे खास बात यह कि जिस ड्रोन को तुर्की लेकर आया है वो सुपरसोनिक है, यानी इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से तेज है। और इस सुपरसोनिक ड्रोन में यूक्रेन में बना इंजन लगाया गया है। मतलब ये कि बायरक्ताश किजिलेल्मा को बनाया है तुर्की की कंपनी ने, और ये चलेगा यूक्रेन के इंजन से। तुर्की की कंपनी ने अपने बायरक्ताश किजिलेल्मा ड्रोन का ट्विटर पर वीडियो भी शेयर किया, जिससे इसकी खूबियों का अंदाजा लग गया। क्योंकि वीडियो में तुर्की का ये सुपरसोनिक ड्रोन रनवे पर पहली बार दौड़ता दिखा, और इसी के साथ तुर्की के इस नए ड्रोन ने अपने टेस्ट को पास कर लिया। यानी योजना के मुताबिक इस ड्रोन पर काम चल रहा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि तुर्की लड़ाकू ड्रोन की दुनिया में तहलका मचाने वाला एक और ड्रोन लेकर आया है। इस ड्रोन की खासियत है इसकी स्पीड, जो पलक झपकते ही इसे दुश्मन की आंखों से ओझल कर देगी, वो भी टारगेट बर्बाद करने के बाद। बायरक्ताश किजिलेल्मा 35,000 फीट की ऊंचाई पर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है, और इसकी रेंज है 930 किलोमीटर। इसके अलावा ये ड्रोन 1500 किलो वजन लेकर उड़ सकता है। यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टेल्थ तकनीक इसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि ये कब दुश्मन के इलाके में घुसेगा और अपना काम करके लौट आएगा ये पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्टेल्थ तकनीक और स्पीड दोनों से ये दुश्मन को चकमा दे देगा। वैसे भी जंग के बीच एक नए ड्रोन का आना तुर्की की ताकत और लड़ाकू ड्रोन बाजार में उसकी धमक दोनों बढ़ा देगा। इधर खबर है कि रूस ने 270 दिनों में यूक्रेन पर 4000 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ये बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी करके दिया, जिसमें उन्होंने जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक रूस की तरफ से 4700 मिसाइलें दागे जाने का दावा किया। रूस पिछले 9 महीने से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए। उधर यूक्रेन के कई शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हमलों से ठप पड़ी बिजली की सप्लाई को फिर से बहाल करने में सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसकी जानकारी वहां के ऊर्जा मंत्री ने दी।
और बताया कि बिजली की सप्लाई काफी हद तक काबू में आ चुकी है। यूक्रेन की सरकार ने साफ किया कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहां की सबसे बड़ी निजी बिजली कंपनी DTAK ग्रुप ने भी लोगों से देश नहीं छोड़ने की अपील की। इस बीच खबर है कि रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन की आर्मी में एक नई बटालियन की एंट्री हो गई है, जिसका नाम है तुरान। ये खबर तब उड़ी जब इस बटालियन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें यह बटालियन सीधा रमजान कादिरव को चुनौती देती नजर आई। और इस नई बटालियन के लड़ाके कादिरव के लड़ाकों से दो हाथ करने के मूड में नजर आए। मतलब ये कि यूक्रेन जंग में एक नई बटालियन की एंट्री हो गई है। फर्क बस इतना है कि तुरान नाम की ये बटालियन यूक्रेन की ओर से लड़ने वाली है। कम से कम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वीडियो में तुरान बटालियन के लड़ाकों ने कसम खाई कि वो कादिरव और पुतिन का आतंक खत्म करके दम लेंगे। रमजान कादिरव объявляет जिहाद। दावा किया गया कि तुरान बटालियन में तुर्की और उसके सहयोगी देशों के लोग शामिल हैं, जिन्हें उसी तरह की ट्रेनिंग दी गई है जैसी कादिरव के लड़ाकों को दी गई है, क्योंकि यूक्रेन में चेचन लड़ाकों ने हाहाकार मचा दिया। उन पर नरसंहार तक के आरोप लग चुके हैं। और कहा जा रहा है कि तुरान बटालियन भी चेचन लड़ाकों की टक्कर की है, जिसमें तुर्की, किर्गिस्तान और अजरबैजान के नागरिक शामिल हैं। और खबर है कि तुर्की के इशारे पर इस बटालियन को किर्गिस्तान के कमांडर अल्मास कुदबेक ने बनाया है। हालांकि न तो तुर्की ने और न ही किर्गिस्तान ने औपचारिक तौर पर तुरान बटालियन बनाने का ऐलान किया है, लेकिन खबर है कि यूक्रेन की मदद के लिए कई ऐसे देश इकट्ठा हो रहे हैं जो रूस के खिलाफ जाने का मन बना चुके हैं, जिनमें अजरबैजान भी शामिल है, जो रूस और ईरान की ड्रोन वाली दोस्ती से नाराज है और इजराइल और अमेरिका से नजदीकी बढ़ा रहा है। या यूं कहें कि ईरान के पुतिन का साथ देते ही उसके दुश्मनों ने बिना देर किए दूसरा खेमा चुन लिया और यूक्रेन की मदद के लिए एकजुट हो गए। इधर ईरान की धमकी के बाद लंदन में एक ईरानी टीवी चैनल के ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। ईरान के इस चैनल ने हिजाब के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शनों की खबर दिखाई थी, जिसके बाद ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने आशंका जताई कि चैनल के लोगों पर हमला हो सकता है। क्योंकि हिजाब विरोधी प्रदर्शनों से ईरान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। वो इस विरोध को दबाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां के एक के बाद एक कई शहर इन प्रदर्शनों से जुड़ते चले गए और देखते ही देखते पूरे ईरान में लोग सड़कों पर दिखाई पड़ने लगे। वहां इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए बर्बर तरीकों के इस्तेमाल के भी आरोप लगे और लंदन में मौजूद ईरानी चैनल ने विरोध में शामिल लोगों की आवाज बुलंद की। दावा किया गया कि इसके बाद ईरान ने अपने यहाँ चैनल का प्रसारण रोक दिया। वहां चैनल में काम करने वाले 2 लोगों को धमकाते हुए पोस्टर लगा दिए गए। अब ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि चैनल के लोगों पर हमला किया जा सकता है, जिसके बाद उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में जर्मनी से भेजी गई तोपों का दम निकल गया, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक उनकी मरम्मत करने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से रूस के खिलाफ युद्ध के लिए यूक्रेन भेजी गई कई हॉवित्जर कबाड़ हो गई। दावा किया गया कि पुतिन की सेना के खिलाफ यूक्रेन ने जर्मनी की हॉवित्जर का भारी संख्या में इस्तेमाल किया, जिससे वो रूस के जवानों को यूक्रेन के कई इलाकों से खदेड़ने में कामयाब रहा। लेकिन अब यही तोपें यूक्रेन के लिए परेशानी बन गई हैं, क्योंकि जिन तोपों का इस्तेमाल उसने पुतिन की सेना के खिलाफ किया, अब उन तोपों को मरम्मत की जरूरत है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक उनकी मरम्मत करने में सक्षम नहीं है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक एक तोप से एक दिन में 400 गोले दागते हैं, जिसकी वजह से तोपों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि हाल ही में 6 हॉवित्जर को मरम्मत के लिए लिथुआनिया भेजा गया था, लेकिन वहां उन तोपों में लगाए जाने वाले पुर्जे न मिलने की वजह से उन्हें नष्ट करना पड़ा। इस बीच पाकिस्तान की फौज ने अपने ही नागरिकों पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले बलूचिस्तान में उन संगठनों पर हो रहे हैं जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ दशकों से आंदोलन चला रहे हैं, और पाकिस्तान इन बलोच संगठनों को आतंकी बताकर इन पर जुल्म कर रहा है। वहां चल रहा संघर्ष अब जंग बन चुका है। इस जंग में पाकिस्तान की फौज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां पहले से पाकिस्तानी फौज के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर लगे हुए थे। अपने ही देश के नागरिकों पर वहां की फौज आसमान से बम और मिसाइलें बरसा रही थी, लेकिन अब तो वहां चीन से मिले मिलिट्री ड्रोन का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान से उसका अपना मुल्क नहीं संभल रहा। बलूचिस्तान की आजादी की जंग वहां लंबे वक्त से लड़ी जा रही है और अब इस जंग से निपटने के लिए पाकिस्तान की फौज को पूरी ताकत लगानी पड़ रही। दावा है कि वहां बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की फौज मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आंदोलनकारियों की हत्याएं हो रही हैं और उन पर आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन में तैनात वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी अब हार मानने लगे हैं। इसके सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक सैनिक सरेंडर करने के लिए आगे बढ़ता नजर आया। दावा किया गया ये सैनिक उसी खूंखार वैगनर ग्रुप का हिस्सा था जिसके दम पर पुतिन यूक्रेन को हथियाने की तैयारी में है। ड्रोन की मदद से बनाए गए वीडियो के साथ दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज के सामने अलग अलग इलाकों में इसी तरह कई लड़ाकों ने हथियार डाल दिए। यूक्रेन का दावा है कि जंग लंबी खिंचने की वजह से अब वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी थक कर टूट चुके हैं, जिसके बाद वो खुद ही जेलेंस्की की फौज के आगे सरेंडर कर अपनी जान बख्शने की गुहार लगा रहे हैं। इधर खैरसौन में ट्रेन सेवा एक बार फिर शुरू हो गई। खैरसौन पर रूस के कब्जे की वजह से वहां पिछले 9 महीने से ट्रेन सेवा बंद पड़ी थी।
क्योंकि खैरसोन यूक्रेन का वो शहर है जिस पर पुतिन की सेना ने सबसे पहले कब्जा किया था। करीब 9 महीने के बाद यूक्रेन के सैनिकों को खैरसोन से पुतिन की फौज को खदेड़ने में कामयाबी मिली। तब जाकर लोगों की जान में जान आई। लोगों की सुविधा के लिए ट्रेन सेवा भी बहाल कर दी गई। यूक्रेन की राजधानी कीव से पहली ट्रेन खैरसोन पहुंची, जिसके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। किसी के हाथ में यूक्रेन का झंडा था तो कोई फूल लेकर अपनों को लेने स्टेशन पहुंचा। बताया गया कि इस ट्रेन में 200 यात्री सवार थे। खैरसोन के प्लेटफॉर्म पर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने सैकड़ों लोग पहुंचे, जिन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। यूक्रेन के लोगों ने इसे रूस के खिलाफ बड़ी जीत बताया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध विराम की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि यूक्रेन से रूसी सैनिकों की पूरी तरह वापसी के बाद ही शांति वार्ता के बारे में सोचा जा सकता है। जबकि कुछ रोज पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि कड़ाके की ठंड की वजह से दोनों देश करीब 6 महीने के लिए सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई जाने लगी थी कि करीब 9 महीने से गरज रही तोपें खामोश हो जाएंगी। हालांकि अभी ऐसे आसार बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, क्योंकि खैरसोन के बड़े हिस्से को रूस के कब्जे से छुड़ाने के बाद जेलेंस्की के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने युद्ध विराम की अटकलों को पुतिन की साजिश बताने में देर नहीं लगाई। is now looking for a short truce, a respite to regain strength. उधर खबर है कि जेलेंस्की के इस रुख से भड़के रूस ने भी उनके राष्ट्रपति रहने तक यूक्रेन के साथ बातचीत की संभावना से इनकार कर दिया। लेकिन पश्चिमी मीडिया अब भी दावा कर रहा है कि सर्दियों का मौसम दोनों ही देशों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसलिए नवंबर के आखिर तक दोनों देश अगले 6 महीने के लिए सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो भी गया तो आगे बहुत बड़ा युद्ध भड़कने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों को नई रणनीति बनाने और उस पर काम करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया अपने उस दावे पर अड़ा दिखाई दे रहा है कि जिस युद्ध को दुनिया की बड़ी ताकतें नहीं रुकवा सकी, उस पर ठंड की वजह से ब्रेक लगेगा। और पश्चिमी मीडिया ने अपने इस दावे के समर्थन में दलील भी दी है, क्योंकि दिसंबर से मार्च तक यूक्रेन के कई इलाकों में तापमान 0 से -4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, जबकि कुछ इलाकों में तो फरवरी के महीने में बर्फबारी की वजह से सारे रास्ते ही बंद हो जाते हैं। ऐसे में दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी मोर्चे पर तैनात अपनी सेनाओं तक खाने पीने का सामान और गोला बारूद पहुंचाना। माना जा रहा है कि इसी वजह से दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हो सकते हैं। उधर कुर्द लड़ाकों के सफाये में जुटे तुर्की ने सीरिया और इराक में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। तुर्की के इस्तांबुल में 13 नवंबर को धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और तुर्की ने इसके लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। यही नहीं, तुर्की ने सीधा सीधा यह भी बोल दिया था कि वो कुर्द लड़ाकों से इसका बदला लेगा। और उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक में हवाई हमले करके उसने अपने बदले की शुरुआत कर दी। तुर्की ने उत्तरी सीरिया में जो हमला किया उसकी तस्वीरें भी आईं, जिनमें धमाकों की आवाज, यहाँ वहां भागते लोग और पूरे इलाके में फैली दहशत नजर आई। तुर्की इससे पहले भी सीरिया और इराक में एयर स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन करीब 1 हफ्ते पहले इस्तांबुल में हुए हमले ने उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, क्योंकि तुर्की खुलकर बोल रहा है कि वो धमाका पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के इशारे पर हुआ था और इसीलिए उसने अपने लोगों को बचाने के लिए पीकेके के ठिकानों को निशाना बनाया और उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया में घुसकर उसके 89 ठिकानों को उड़ाने का दावा किया। लेकिन सीरिया में सक्रिय कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की विंग एसडीएफ ने दावा किया कि तुर्की की एयर स्ट्राइक में आम लोगों की भी मौत हुई है। एसडीएफ ने ट्वीट करके जानकारी दी कि तुर्की ने उत्तरी सीरिया के 2 ऐसे गांवों पर बमबारी की जिनमें घनी आबादी थी और तुर्की के हवाई हमलों में वहां रहने वाले आम लोगों की भी जान गई। तुर्की उत्तरी सीरिया में रात के अंधेरे में घुसा और बम बरसाए। तुर्की ने वहां का क्या हाल किया, सुबह आई ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। सीरिया में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की विंग एसडीएफ ने दावा किया कि हमला सीरिया के अलेप्पो, हसाका और रक्का में हुआ, जिससे जबरदस्त तबाही हुई। तुर्की ने दावा किया कि उसने उत्तरी सीरिया में केवल कुर्द लड़ाकों को मारा, लेकिन एसडीएफ कह रहा है कि तुर्की और कुर्दों की दुश्मनी में आम लोग पिस गए और सीमा के पास बसे 2 गांवों पर हुए हमले में 11 आम लोगों की जान गई। इसके अलावा एक अस्पताल, एक पावर प्लांट और फसलों को नुकसान हुआ। और ये सब इसलिए क्योंकि तुर्की ने कुर्द लड़ाकों को मारने के चक्कर में यह ध्यान ही नहीं दिया कि बमबारी में आम लोगों की भी जान जाएगी। उत्तरी सीरिया ही नहीं, उत्तरी इराक में भी तुर्की के हमलों से जबरदस्त नुकसान हुआ, क्योंकि कुर्दों के जिन 89 ठिकानों को तबाह करने का तुर्की ने दावा किया, उनमें आधे उत्तरी इराक के हैं। उत्तरी इराक वैसे ही तुर्की के हवाई हमलों से थर-थर कांपता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वो वहां अंधाधुंध एयर स्ट्राइक किए जा रहा है
और एक बार फिर तुर्की ने उसे दहला दिया। 2 दिन पहले ही तुर्की ने ऑपरेशन पीस स्प्रिंग के तहत उत्तरी इराक में तबाही मचाई थी और एक बार फिर इसी ऑपरेशन के तहत तुर्की ने कुर्द लड़ाकों से बदला लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन पीस स्प्रिंग उसने चलाया ही सीमा पार रह रहे कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए है। इस बीच खबर है कि रूस की सेना को चारों खाने चित करने के लिए फ्रांस ने यूक्रेन की सेना को कई ताकतवर और घातक हथियार दिए, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं, जो जल्द ही रूस के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतार दिए जाएंगे। यूक्रेन की सेना पहले ही नेटो देशों से मिले घातक हथियारों से रूस की फौज को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उन्हीं हथियारों की मदद से उसकी सेना ने रूस को खैरसौन छोड़ने को मजबूर कर दिया। दावा किया गया कि फ्रांस से आधुनिक हथियार मिलने से यूक्रेन की ताकत और बढ़ेगी, जिससे पुतिन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक इस बार 2 ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम दिए गए जो खासतौर पर ड्रोन को मार गिराने में माहिर हैं। इसके अलावा यूक्रेन को 2 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी मिले जो पलक झपकते दुश्मन के ठिकानों और टैंकों को तबाह कर सकते हैं। इससे पहले भी फ्रांस यूक्रेन को हथियारों की कई खेप भेज चुका है। वहीं दावा किया गया कि सैन्य मदद के साथ साथ फ्रांस अपने सैनिकों को यूक्रेन भेजकर यूक्रेन के सैनिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। दावा किया गया कि अब तक यूक्रेन के 400 जवानों को फ्रांस के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। इधर सेना ने राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तान और चीन को अपनी ताकत दिखाई। पाकिस्तान सीमा के पास हो रहे इस अभ्यास में यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रहे हथियारों को भी शामिल किया गया। इस अभ्यास को शत्रुनाश नाम दिया गया, जिसमें भारतीय फौज के स्वदेशी और नई तकनीक से लैस एक से बढ़कर एक हथियारों ने अपना दम दिखाया। इस दौरान T-90, T-72 टैंक और K9 वज्र हॉवित्जर की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। जंग के मैदान में ये आते हैं और तुरंत यहां से निकलकर अपनी पोजीशन लेते हैं। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर बोइंग AH-64 अपाचे भी आसमान में दम भरते दिखे। इन हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर का तमगा हासिल है। वहीं लड़ाकू विमान सुखोई ने 1000 पाउंड के बम और लेजर मिसाइलें दागकर दुश्मन को अपनी ताकत दिखाई। मैन बिहाइंड द मशीन है, उन्होंने अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग करके ऑपरेट किया। इतना ही नहीं, रूस और यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्रैड भी इस अभ्यास में शामिल दिखा। ये महज 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। इस बीच स्पेशल फोर्स के कमांडो भी मैदान में उतरे और उन्होंने महज 50 मिनट के अंदर दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा करके दिखाया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अब अमेरिकी हथियारों से तबाही मचा रहे हैं। आरोप है कि जिन हथियारों को अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में छोड़ गई, वो इन आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिए और उनसे खैबर पख्तूनख्वा में जमकर कहर बरपाया। आरोप है कि आतंकियों ने कुछ दिन पहले पुलिस वालों पर थर्मल गन से हमला किया, जिसका जवाब देने में पुलिस की टीम पूरी तरह नाकाम साबित हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो हथियार हैं जो नेटो देशों की सेनाओं को अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए दिए गए थे। लेकिन अफगानिस्तान से लौटते वक्त सेना से ये हथियार आतंकियों ने छीन लिए, जिसके बाद इनका इस्तेमाल पाकिस्तान के कई इलाकों में कहर बरपाने के लिए किया गया और इसकी कीमत खैबर पख्तूनख्वा में 2 पुलिस वालों को जान देकर चुकानी पड़ी। दावा तो यहाँ तक किया गया कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक हुए हमलों में करीब 100 से ज्यादा पुलिस वालों की जान चली गई, जिसके लिए इन्हीं अमेरिकी हथियारों को जिम्मेदार ठहराया गया। जाने किस किस को मददगार बना देता है, जाने किस किस को मददगार बना देता है, वो तो तिनके को भी पतवार बना देता है। सौगात की एक बात कही मंजूर ने, एक एक ईंट गिराता हूं मैं दिन भर, लेकिन रात में फिर कोई दीवार बना देता है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा। सौगात की एक बात।